जब बंदरों के हाथ में उस्तरा पड़ जाता है तो ये ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। और आज महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत ज़्यादा दुखी, लोगों को धमकाने का, लोगों से 100-100 करोड़, आप सोचिए एक पुलिस का ऑफिसर 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहा है, तो अगर 100 पुलिस के ऑफिसर होंगे तो कितने करोड़ की उगाही हो रही होगी। आपके पुलिस की मौजूदगी में संतों को निर्ममता से मार दिया गया और आपका तथाकथित हिंदूवादी खून नहीं खौला। आप बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि ऐसे में जो है मंदिर बनवाने की जरूरत क्या है। आप सोचिए, आपकी पार्टी का नाम शिवसेना है, आप मस्जिद खुलवा देंगे, आप जो है जुमे की नमाज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, पर मंदिरों से कोरोना फैलता है। मराठी अस्मिता की बात करने वाले लोग आज किसके साथ गठबंधन बना के बैठे हैं? जिन्होंने जीवन पर्यंत इनके पिताजी को दुत्कारा। मैं कहता हूं, अगर इतनी ही अस्मिता की बात है ना और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आज के आज वो 18 सांसदों का इस्तीफा कराए और वहां पे बायपोल हो। खैरात में मिली सरकार के दम पे जो दादागिरी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना। उद्धव ठाकरे, ये घमंड तो किसी का भी ज्यादा देर तक नहीं चला, चाहे रावण हो चाहे उद्धव ठाकरे हो। आज महाराष्ट्र की जनता भी इंतजार कर रही है कि किस दिन जो है तुम्हारी कुर्सी से तुम पदच्युत हो और उसके बाद ये जनता तुम्हें जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ये जो नया जो है ना, वो मैंने सुना है कि बांग ज्यादा ऊंची देता है। तो ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, कैसी दोगली मानसिकता है उद्धव ठाकरे की, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है। वेद जी, क्या कहेंगे आप इस दोहरी मानसिकता पर उद्धव ठाकरे की? देखिए, अगर देश के राजनीतिक इतिहास में कल अगर दोहरी मानसिकता और दोहरे चरित्र वाले नेताओं की चर्चा की जाएगी तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिसके पिताजी ने जिंदगी भर हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, हिंदुत्व के लिए एक पार्टी, समर्पित पार्टी बनाई शिवसेना के नाम से। आज वो पार्टी किस प्रकार से जो है वैचारिक खतना करवा चुकी है और किस प्रकार से जो है विचारधारा का अंगीकरण कर चुकी है, ये देखना बड़ा दुखद होता है। दुखद यूँ होता है क्योंकि आप एक राजनेता हैं, एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के जो है गार्जियन होने के नाते आपको सभी समाज का, सभी तबकों का, आपको सभी के हितों की रक्षा करनी पड़ती है। पर आप क्या करेंगे? मंदिरों से कोरोना फैलता है, मंदिरों को जो है आप सालों से बंद करके रखे हैं। आप आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन निकाल देंगे, आप दही हांडी के लिए गाइडलाइन निकाल देंगे, आप नवरात्रि के लिए गाइडलाइन निकाल देंगे, सबके लिए गाइडलाइन निकाल देंगे। परंतु आप जाके बाज़ारों में घूमते तो आपको दिखाई देता कि जो है किस प्रकार से जो है जब मुस्लिम समाज के लोगों के त्यौहार होते हैं, जब ईद होती है और रोज़े होते हैं, तो किस प्रकार से पूरा का पूरा महाराष्ट्र का बाजार गुलजार रहता था। सब जो पुलिस वालों को कोई कुछ नहीं समझ रहा है। तो ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तब आप जो है केंद्र और सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगा के छुप जाएंगे। पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट तो आपको जो है तमाम मुद्दों पर गाइडलाइन दे रही थी। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट तो आपको पालघर के साधुओं की लिंचिंग के ऊपर भी आपसे जवाब तलब कर रही थी। तब आपके अंदर का हिंदू हृदय सम्राट कहलाने का जो आपके अंदर एक चुल थी, आपके पुलिस की मौजूदगी में संतों को निर्ममता से मार दिया गया और आपका तथाकथित हिंदूवादी खून नहीं खौला। आपके होते हुए आप तथाकथित अपने आप को इतना बड़ा हिंदूवादी चेहरा बोलते हैं, आप बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि ऐसे में जो है मंदिर बनवाने की ज़रूरत क्या है। आप सोचिए, आपकी पार्टी का नाम शिवसेना है, आप इतने वर्षों से, पीढ़ियों से जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और आज अचानक से आपके मन में अचानक से एक संप्रदाय विशेष के लिए प्रेम उमड़ के आता है। आप जो है मुसलमानों को जो है सांप्रदायिक आधार पर, जातिगत आधार पर आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने वैचारिक रूप से करवा लिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो वो पूरे प्रदेश के हैं, अगर वो कानून लागू होता है तो वो सबके लिए लागू होता है। परंतु ये जो नया जो है ना, वो मैंने सुना है कि बांग ज्यादा ऊंची देता है। तो आज उद्धव ठाकरे जी के साथ कमोवेश यही हाल है कि वो नए सेक्युलर बने हैं, 10 जनपद को सलाम बजाना पड़ता है, तो उसके चक्कर में उनको जो है ज्यादा सेक्युलर दिखवाना पड़ रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है आज, कि जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा बताते थे, आज वो ही सबसे अधिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सबसे अधिक जो है तुष्टीकरण के सभी जो है इन्होंने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और आज
वहाँ का हिंदू जो है चुपचाप बैठा हुआ है और पूरा देश जो है इस तमाशे को देख रहा है। कश्मीर हो, गुजरात हो, यूपी हो, लेकिन सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में ही क्यों जन्माष्टमी के दिन पालन किया गया इन गाइडलाइंस का? क्या कश्मीर में लोगों ने जन्माष्टमी नहीं बनाई? क्या यूपी में धूमधाम से जन्माष्टमी नहीं बनाई गई? इन लोगों को ही क्यों लगा कि जन्माष्टमी पर मंदिर ही बंद कर दो? देखिए, मैंने कहा ना, इस देश में जिन राजनेताओं को तुष्टीकरण का घुन लग चुका है, जिनके विचारों में तुष्टीकरण हावी हो चुकी है, उन लोगों को समझाना जो है भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जब आप एक विचारधारा को छोड़कर एक ऐसी विचारधारा को अंगीकार कर चुके हैं, क्योंकि आपको न जनता दिखाई देती है, न जनता के विषय दिखाई देते हैं, ना आपको विकास दिखाई देता है, ना आपको गवर्नेंस दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है तो एक भेड़ चाल में चलने वाली जनता कि हाँ भैया, इनका 18% वोट है, इनका तो सिक्योर कर लो। हमारे वाले तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारे वालों को तो हमने जो है अपना चेहरा दिखाई दिया, तो हम क्यों ना जो है अपनी ही विचारधारा को तिलांजलि देके एक नई विचारधारा, एक जो है नए लोगों के माई बाप बन जाएं। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और शिवसेना वाले अभी अभी भाजपा के नए नए दुश्मन बने हैं। दुश्मनी तो वो 2014 से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो है उनकी दुश्मनी का परवान अभी 2019 के बाद चढ़ा है। क्योंकि अपने से तो डिसीजन लिया नहीं जाता। अगर अपने औकात पे चुनाव लड़ते तो 2 सांसद भी जीत के नहीं आते। 140 पे लड़ने के बाद भाजपा 104 जीत के आती है, और ये बहुत बड़े जो है महाराष्ट्र के ठेकेदार, मराठी अस्मिता के ठेके करने वाले लोग मुश्किल से 52 विधायक जिता के लाए हैं, और वो भी संभाले नहीं जा रहे। और उसके बाद मराठी अस्मिता की बात करने वाले लोग आज किसके साथ गठबंधन बना के बैठे हैं? जिन्होंने जीवन पर्यंत इनके पिताजी को दुत्कारा, जिन्होंने जीवन पर्यंत तमाम मराठी अस्मिता के बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनका जो है किस प्रकार से उनके साथ बुरा बोला गया, उनका इतिहास जो है एक तरह से मैलाफाइड करके दिखाने की कोशिश की गई। चाहे वीर सावरकर की बात, आप तमाम जो है चेहरों को उठाकर ले लीजिए, और आज इनकी बदजुबानी देखिए। आज बदजुबानी देखिए, नारायण राणे जैसे जो, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है, कांटे को कांटा निकालता है। तो उद्धव ठाकरे जैसे कांटे के लिए जो है नारायण राणे का एलिवेशन हुआ है, तो ये कांटा एक दूसरे को निकालने वाला कांटा है। जब उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को चप्पल मारने की बात कर सकते हैं, जब उद्धव ठाकरे जो है योगी आदित्यनाथ एक भगवाधारी संत को जो है पीटने की बात कर सकते हैं। आप सोचिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक जो है इतनी बड़ी तथाकथित हिंदूवादी पार्टी का मुखिया ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह बात करेगा, और जब उसको उसकी लहजे में अगर कोई नेता जवाब देगा तो उसको जो है शाम को खाना खाते जो है उसको अपनी सरकार का दुरुपयोग करके, अपनी पुलिसिया शक्ति का दुरुपयोग। अरे ये 10 जनपद की चौखट से ये जो फोकट में मिली सरकार कितने दिन की सरकार है, और उसके बाद जब ये सरकार नहीं रहेगी तब क्या होगा? तब उसके बाद जब ये सरकार पे कोई और बैठेगा, इस महाराष्ट्र के शासन पर कोई और बैठेगा, फिर तो कोई सलाम बजाने मातोश्री नहीं आएगा। तो ये खैरात में मिली सरकार के दम पे जो दादागिरी दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये इटली वाली किसी का भला नहीं किया, जिसके साथ रही है उसको डुबाया है। तो मुझे लगता है कि काम तो कल को फिर भी भाजपा ही आनी है, तो थोड़ा अपनी दिमाग की गर्मी को उतारकर जनता के लिए सोचें। आज अगर देश के कोरोना के सबसे ज़्यादा अगर आंकड़े उठाए जाएं तो कहां से आते हैं? केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आते हैं, इन्हीं राज्यों से आते हैं। अगर पूरे देश में कहीं पे मिस गवर्नेंस हुआ है पूरे कोरोना काल में, कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। सबसे ज़्यादा घोटाले हुए हैं इस दौर पर, तो कहाँ हुए हैं? महाराष्ट्र में हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर नहीं निकल के जो है अपने घर पे छुपकर बैठा रहा तो कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। तो इन सभी चीजों के सवाल के जवाब तो पूछे जाएंगे। आप बताइए, एक अभिनेत्री, उसको बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, पर ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सरकार में है। परंतु किसकी सरकार में है? अगर अपने दम पे आई हुई सरकार होती तो चलो इनका एरोगेंस समझ आता है कि हाँ भैया इतने सालों के बाद संघर्ष करके आए हैं। अरे भैया 10 जनपद इशारों पर, उसके आशीर्वाद से, और वो तो किसी की सगी है नहीं। जिंदगी भर तुम्हारे पिताजी को कोसती रही, तुम्हारे पार्टी वालों को भला बुरा बोलती रही, तुम लोगों को कांग्रेस वाले जो है गलियों पे, सड़कों पे जो है घसीट के पीटते रहे, और उसके बाद
आज उसी के रहमो करम पे जो जो खैरात में जो तुम्हें सत्ता मिली है, आज उसके दम पे जो ये गुंडागर्दी कर रहे हो ना, आज आर्मी के वेटरन लोगों को घर में घुस के तुम्हारे गुंडे पीट रहे हैं ना उद्धव ठाकरे, ये घमंड तो किसी का भी ज्यादा देर तक नहीं चला, चाहे रावण हो चाहे उद्धव ठाकरे हो। ये घमंड, ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है, लोकशाही से चलता है, और तुम्हें अगर लगता है कि ये मातोश्री से तुम महाराष्ट्र की सरकार कितने दिन तक चलाओगे, आज महाराष्ट्र की जनता भी इंतजार कर रही है कि किस दिन जो है तुम्हारी कुर्सी से तुम पदच्युत हो, और उसके बाद ये जनता तुम्हें जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जिस जनता का जो है तुमने मैंडेट चुराया, भाजपा के साथ गठबंधन बना के तुमने जो है कांग्रेस के साथ जाके सत्ता की मलाई चाटी, और उसके बाद उस जनता को तुमने तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। पुणे से लेकर मुंबई तक हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं, और तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी प्रायोरिटी है अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी प्रायोरिटी है कि पुलिस वालों 100-100 करोड़ रुपए उगाही करके दें। देश के सबसे बड़े उद्योग घराने के उद्योगपतियों के घर के बाहर जो है हजार जिलेटिन की छड़ें वाले गाड़ियां घूम रही हैं, और किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? अनिल देशमुख जैसे लोग छुपते फिर रहे हैं, 3-3 महीने से नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए क्या चल रहा है। मतलब कि जो काम अंडरवर्ल्ड के लोग करते थे, आज वो राजनीतिक लोग करेंगे। मतलब लोगों को धमकाने का, लोगों से 100-100 करोड़। आप सोचिए एक पुलिस का ऑफिसर 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहा है, तो अगर 100 पुलिस के ऑफिसर होंगे तो कितने करोड़ की उगाही हो रही होगी, और फिर ये 3 बंदरों में बटेगा। आप सोचिए कि जनता के लिए किसके पास फुर्सत है, जनता के लिए कौन काम कर रहा है? जो लोग एरे फॉरेस्ट का मुद्दा बना रहे थे, आज वो महाराष्ट्र में जो है सरकार की जमीनों को जो है तमाम बिल्डरों को जो है कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम घोटाले हो रहे हैं, पर अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे तो उनको FIR से लाद दिया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनके साथ बदतमीजी की जाएगी। ना महिला देखेंगे ना पुरुष देखेंगे। आप सोचिए इनके एरोगेंस की कहानियां रोज चैनलों पर आ रही हैं, और अगर इनके खिलाफ किसी ने बोल दिया कि जो POK जैसा हाल हो गया तो उसका ऑफिस तोड़वा देंगे, क्योंकि सत्ता में है ना, सत्ता की हनक देखिए। पर ये खैरात में मिली हुई सरकार 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, फिर जनता के दरवाजे पे जाके भीख मांगनी पड़ेगी, और ये जनता जो है उस वक्त इन लोगों का इलाज करेगी। जिस तरीके से ED जांच में भी इनके जो भ्रष्टाचार नेता एक एक करके सामने आ रहे हैं, और अब ये एक समुदाय के लोगों के वोट इकट्ठा करने में लगे हैं, हिंदुओं को इन्होंने एक तरफ अटका दिया है। क्या कहेंगे कि कब तक ये टिके रहेंगे अपनी सीट? देखिए, मैंने बोला ना, जब तक काकी की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती तब तक, जब तक पैसा आ रहा है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। 15 साल तक कांग्रेस और जो है NCP का गठबंधन रहा, इन्होंने दबा के महाराष्ट्र का दोहन किया। फिर 5 साल जो है भाजपा शिवसेना की सरकार रही, तो भाजपा ने एक गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत किया। आप सोचिए महाराष्ट्र के जो तमाम जिले, लातूर का नाम आपके दिमाग में कौंधता होगा, जहां किसान लोग आत्मदाह किया करते थे पानी ना होने की वजह से। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बहुत काम किया भाजपा ने। जहां पानी एक रेयर प्रोडक्ट हुआ करता था, वहां पे जो है जल संचय करके जो है किसानों को पानी पहुंचाने का काम किया। भ्रष्टाचार के तमाम जो है लूप होल जितने महाराष्ट्र के अंदर होते थे उनको बंद करने का काम किया। विकास की नई परिभाषा लिखने की कोशिश करी, तभी तो 140 सीट पर लड़ने वाली पार्टी 104-5 विधायक जिता के लाती है। भाजपा की गलती ये रही कि भाजपा को इन दोगले शिवसेना वालों के साथ गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए था। आज सोचिए, उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर 17 सांसद जिता के लाता है। मैं कहता हूं अगर इतनी ही अस्मिता की बात है ना, और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आज के आज वो 18 सांसदों का इस्तीफा कराए और वहां पे बायपोल हो, और पता लगे कि कितना इस चेहरे के ऊपर वोट मिलते हैं। मैं कह रहा हूं 2 सांसद जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। और आज उसी गठबंधन में अगर इतने बड़े ताकतवर थे तो 140 सीटों पर तो ये भी लड़े थे। क्यों इनके 70-80 नहीं जीते, क्यों इनके 100 नहीं जीते? क्योंकि इनकी औकात जनता को पता है, इन लोगों की फितरत जनता को पता है कि इन लोगों ने सालों साल से BMC में रहकर जो है मुंबई को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। आज भी जरा सी बारिश हो जाए 2 घंटे की, पूरा मुंबई डूब जाता है, और उसके बाद अगर कोई गाना बना दे तो उसके ऑफिस में ये धमकाने इनके गुंडे पहुंच जाते हैं। ये गवर्नेंस मॉडल है शिवसेना का। तो आज महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है, और ये तीनों पार्टियां मस्त हैं, क्योंकि जनता का पैसा दबा के लूटने को मिल रहा है, और लूटने को मिल ही रहा है कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। आप सोचिए, इन लोगों की एरोगेंस का लेवल ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये ना देश के गृह मंत्री को कुछ समझते, ना देश के प्रधानमंत्री को कुछ समझते, ना केंद्र की एजेंसियों को कुछ समझते। तो ये जब बंदरों के हाथ में उस्तरा पड़ जाता है तो ये ही नज़ारे देखने को मिलते हैं, और आज महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत ज़्यादा दुखी।